हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 60 है। 59 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या फिर आरएसओ, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखिए, आजकल जो है कि लोग देख भी नहीं रहे हैं वीडियो को, ठीक है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस की, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, तो वो जो है कि टेस्ट सीरीज को देखें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म की पहचान कीजिए। ईएमजी मांसपेशी, ऑडियोग्राम कान, मैमोग्राम वक्ष, ईओजी कान। देखिए, इसमें आपको क्या बताना है, गलत बताना है, ठीक है। ईएमजी की हम बात करें तो ईएमजी ये हमारे शरीर की मांसपेशियों के स्वास्थ्य और गतिविधियों को पता लगाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सही है। ऑडियोग्राम की हम बात करें तो ऑडियोग्राम ये जो है कि कान से संबंधित है। मैमोग्राम की बात करें हम तो मैमोग्राफी ये एक प्रकार का एक्सरे होता है और ये स्तन की जांच करने के लिए किया जाता है। इससे क्या होता है कि जिनको स्तन कैंसर है ना, उसको पता लगाने के लिए मैमोग्राफी की जाती है, ठीक है। तो ये भी सही है। ईओजी की अगर हम बात करें तो ये जो है कि कान से संबंधित नहीं है। ईओजी किससे संबंधित है, तो ये जो है कि ईओजी जांच जो है कि आँख से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, गलत है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। भौतिक राशि व मापन इकाई का गलत युग्म बताइए। ताप, सेल्सियस, आवृत्ति, हर्ट्ज, जल बहाव, ल्यूमेन, चुंबकीय प्रेरण, टेस्ला। देखिए, भौतिक राशि कुछ दिया गया है और उसका इकाई दी गई है कि किस में वो मापी जाती है। इसका आपको गलत युग्म बताना है, ठीक है। देखिए, ताप की इकाई क्या होती है, तो सेल्सियस में मापा जाता है, ठीक है, ताप को, टेम्परेचर को। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। जल बहाव जो है कि ये ल्यूमेन नहीं होता है। जल बहाव का जो मापन इकाई होता है वो क्यूसेक होता है। क्या होता है, क्यूसेक होता है। और चुंबकीय प्रेरण ये जो है कि इसका मात्रक जो है कि टेस्ला होता है। तो इसमें गलत कौन सा है, तो ये जल बहाव। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 × 10⁻11 मीटर, 1 × 10⁻9 मीटर, 1 × 10⁻10 मीटर एंड 1 × 10⁻8 मीटर। पूछा जा रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर, ठीक है। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, 1 एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है, 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। ये दूरी की इकाई है, ठीक है। ये सबसे छोटी इकाई है, ये सब सारी चीज़ें। शक्कर के किण्वन से क्या क्या बनता है, क्लोरोफिल, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, एसिटिक एसिड। पूछा जा रहा है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो ये बनता है आपका इथाइल एल्कोहल। सी ऑप्शन आपका सही है। निम्न कथनों को पढ़कर कूट से सही उत्तर की पहचान कीजिए। रॉकेट अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति गैस के रूप में और ईंधन साथ ले जाता है। जेट ईंधन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के अनुपयुक्त है। देखिए, इसमें सही उत्तर बताना है आपको, ठीक है। रॉकेट अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति गैस के रूप में और ईंधन साथ ले जाता है। ये क्या है, सही है कि गलत है? देखिए, ये गलत है। रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में नहीं बल्कि द्रव या ठोस प्रणोदक के रूप में ले जाता है, ठीक है। तो ये गलत है आपका। दूसरा है कि जेट ईंधन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के अनुपयुक्त है। ये आपका सही है। तो इसमें केवल हो जाएगा 2 सही है, मतलब दूसरा वाला सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तौर पर द्रव अवस्था में होती है, लेड, पारा, टीन, निकेल।
पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है कि सामान्य तौर पे द्रव अवस्था में होती है। तो कौन सी धातु होती है, तो ये होता है आपका पारा। देखिए साधारण ताप पर जो है कि द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है, जो कि ऊष्मा और विद्युत का क्या है, ये सुचालक है। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है धारवाड़, विंध्य, कुडप्पा, गोंडवाना। भारत में कोयला उत्पादन करने वाला भौमिकीय समूह है, कौन सा है, तो ये ए है आपका गोंडवाना। देखिए कार्बोनिफेरस काल में निर्मित गोंडवाना संरचना कोयले के लिए ये प्रसिद्ध है और भारत का जो लगभग 96% कोयला है वो इसी संरचना से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किस संरचना से, तो गोंडवाना संरचना से। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष से संबंधित गलत युग्म बताइए। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान संबंधी संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति डॉक्टर JB कृपलानी, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की प्रमुख जो समितियां थी उनके अध्यक्ष से संबंधित गलत युग्म आपको बताना है। देखिए राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। संघीय संविधान संबंधी संविधान समिति जो थी उसके अध्यक्ष जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति डॉक्टर JB कृपलानी ये नहीं थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें गलत कौन सा है, तो ये है आपका सी ऑप्शन। मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई, 15 अगस्त 1995, 26 नवंबर 1995, 25 मार्च 1997, 25 नवंबर 1996। देखिए बात की जा रही है मिड डे मील की। मिड डे मील योजना जो है कि कब प्रारंभ हुआ, तो देखिए अगर मिड डे मील के बारे में अगर हम बात करें तो मिड डे मील ये भारत सरकार का योजना है। ठीक है, किसकी योजना है, तो ये भारत सरकार की योजना है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि पूरे देश में जो प्राथमिक विद्यालय है और लघु माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें जो है कि बच्चों को दोपहर का भोजन जो है कि निःशुल्क प्रदान किया जाता है। और इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो इसका प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 1995 को। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में क्या दिया गया है, सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है। सूची फर्स्ट ये है, ये पंचवर्षीय योजना और आर्थिक विकास की दर। ठीक है, पंचवर्षीय योजना इधर दी गई है और आर्थिक विकास की दर इधर दिया गया है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें पंचवर्षीय योजना की, तो पंचवर्षीय योजना का आर्थिक विकास दर कितना रहा, तो 3.6 रहा। और पंचवर्षीय योजना जो है कि कब से कब तक रही, तो 1951 से 55 तक रही। चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो आर्थिक विकास दर था वो कितना था, 3.3% था। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है कि 1959 से लेकर के 74 तक थी। बात करें हम छठी पंचवर्षीय योजना की, तो छठी पंचवर्षीय योजना का जो आर्थिक विकास दर था वो 5.7 था। और छठी पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन क्या था, तो 1980 से लेकर के 1985 तक था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो आर्थिक विकास दर था वो आपका 7.8% था। और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है कि आपका इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, तो 2002 से 2007 के बीच था। तो ये हो जाएगा आपका 1324 कौन सा है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा 1324। मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, वित्तीय मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा, उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा नहीं। बात की जा रही है कि जो मध्याह्न भोजन है किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अगर हम बात करें मानव विकास संसाधन मंत्रालय की, तो यह भारत सरकार का एक मंत्रालय था। और ये जो है कि पहले जो है कि ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन ये जो है कि आपका 1985 से 2020 तक
ये जो है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन ये जो है कि शिक्षा मंत्रालय हो गया है अभी आज की डेट में। ठीक है, मतलब जो शिक्षा मंत्रालय है उसको पहले किस नाम से जानते थे, तो उसको पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? वर्ष 2001 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2002 में। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो स्कूल चलो अभियान है ये कब शुरू किया गया था? तो देखिए, ये 6 से 11 वर्ष और 11 से 14 वर्ष के उम्र के सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कब शुरू किया गया था? जुलाई 2000 में प्रारंभ किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में कुछ योजनाओं का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में ये प्रारंभ होने का वर्ष दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान जो है कि शुरू किया गया था आपका कब? तो ये किया गया था 2001 में। साक्षर भारत मिशन, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है कि 2009 में की गई थी। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1987 में किया गया था। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रारंभ जो है कि 1988 में किया गया था। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा सही सम्मिलित है। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो दी गई अनुसूचियाँ कितनी है भारतीय संविधान में? तो आज के डेट में 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले कितनी थी जब संविधान बना था? तो उस टाइम पे 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी। उसमें पूछा जा रहा है कि जो दिया गया है अनुसूची ऑप्शन में, उसमें कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य के क्षेत्रों के बारे में ब्यौरा देती है? तो कौन सी अनुसूची है? तो वो है आपकी अनुसूची पहली। ए ऑप्शन आपका सही है। अगर दूसरी अनुसूची की हम बात करें तो दूसरी अनुसूची जो है, इसमें जो भी संवैधानिक प्राधिकारी हैं उनके वेतन के बारे में उपबंध किया गया है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में इनमें शपथ का प्रारूप है। और चौथी अनुसूची में जो कि राज्यसभा के स्थानों का आवंटन के बारे में बताया गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का, भाईचारे का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, इसमें जो चक्र है वो किसका प्रतीक है? तो वो प्रतीक है आपका न्याय का। देखिए, जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो सबसे ऊपर है केसरिया रंग, वो जो है कि त्याग और बलिदान का। जो सफ़ेद है बीच में सफ़ेद रंग है, वो शांति और एकता का और सच्चाई का प्रतीक है। और जो नीचे हरा रंग है वो विश्वास एवं उर्वरता का प्रतीक है। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नगरपालिका से, पंचायती राज से, केंद्र राज्य संबंध से, भ्रष्टाचार निवारण से। पूछा जा रहा है कि संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो जो है कि किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची, तो वो संबंधित है आपका पंचायती राज से। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, जो 11वीं अनुसूची है वो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इसके अंतर्गत पंचायतों को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए थे। ठीक है, पंचायती राज में कितने विषय हैं? तो ये टोटल जो है कि 29 विषय हैं और ये 11वीं अनुसूची के अंतर्गत ये आती है। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है कि इसको जोड़ा गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892। पूछा जा रहा है कि केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगर यही क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली कब स्थापित की गई थी, तो वो जो है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, प्रांतों में
भारत शासन अधिनियम 1919 और केंद्रों में द्वैत शासन जो है कि भारत सरकार शासन अधिनियम 1935। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? 67वां संविधान संशोधन, 68वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 66वां संविधान संशोधन। पूछा जा रहा है कि वो कौन सा संविधान संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वो था आपका 69वां संविधान संशोधन। देखिए इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि संविधान में 2 नए अनुच्छेद, मतलब कि 239 क का क और 239 क का ख, ठीक है, ये जोड़े गए, जिसके द्वारा जो है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया और उसका नाम क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया, ठीक है। और इसके लिए वहाँ पे जो है कि 70 विधानसभाएं, ठीक है, और 7 संसदीय मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 15 नवंबर 1949, 17 नवंबर 1948। पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? देखिए वाचन का मतलब कि विचार विमर्श करना, ठीक है। जो संविधान हमारा था तो उस पर विचार विमर्श करने के लिए 3 वाचन हुआ, ठीक है। पहला वाचन कब हुआ? तो वो जो है कि 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक था पहला वाचन, ठीक है। दूसरा वाचन था आपका 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, ठीक है, ये दूसरा वाचन। तृतीय वाचन कब हुआ? ये जो है कि 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949, ठीक है। देखिए संविधान का जो है कि 3 वाचक हुआ, प्रथम, द्वितीय और तृतीयक, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो तृतीय वाचन जो है कि 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, तो ये हो जाएगा इसमें पहला ऑप्शन। देखिए ये भी क्वेश्चन आता है कि इन तीनों वाचन में सबसे जो है कि लंबा वाचन कौन था? तो वो था आपका दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि 3 वाचन जो हुआ था उसमें सबसे लंबा वाचन कौन था? तो वो दूसरा था। और ये तीनों का डेट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन में आ जाता है ये। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 310। देखिए पूछा जा रहा है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ये चीज़ें जो है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद 160 में। अनुच्छेद 162 में क्या बताया गया है कि राज्य का कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि के बारे में बात की गई है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि उस बहुलक का नाम बताइए जो बर्तनों पर न चिपकने वाले सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, पॉलीप्रोपाइलीन। उस बहुलक का नाम बताना है आपको जो बर्तनों पर न चिपकने वाले सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। तो वो कौन सा है बहुलक? तो वो है आपका टेफ्लॉन। ए ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है निम्नलिखित मंदिरों में से कौन ईंटों से निर्मित किया गया था? भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मंदिरों में से कौन जो है कि ईंटों से निर्मित किया गया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट, और टेलीग्राम पे हमारा चैनल का नाम है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों से पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।